आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 31 मार्च 2025 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्राइफेड ने हाल ही में आदिवासी उद्यमिता को बढ़ाने के लिए किन संगठनों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सा संगठन हो जाएगा जिसमें कि वे हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा निफ्ट और एचपीएमसी से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निफ्ट और एचपीएमसी से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि ट्राइफेड का फुल फॉर्म है, ने हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि निफ्ट और हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीपीआईआईटी ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो डीपीआईआईटी ने किसके साथ समझौता किया है, किस कंपनी के साथ किया है? तो वह पेटीएम के साथ किया है। ऑप्शन ए पेटीएम के साथ किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जो कि डीपीआईआईटी ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक और विनिर्माण स्टार्टअप के विकास में तेजी लाने के लिए पेटीएम, जो कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, के साथ ज्ञापन समझौता किया है। और डीपीआईआईटी के अनुसार इस सहयोग का उद्देश्य उद्यमियों को आवश्यक सहायता प्रदान करना है, जिससे कि व्यवसायों को बढ़ाया जा सके, यानी कि इससे व्यापारियों को फायदा होने वाला है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है? तो किस एयरपोर्ट पर उद्घाटन किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा चेन्नई एयरपोर्ट में उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी चेन्नई एयरपोर्ट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, जो कि राम मोहन नायडू है, चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है, जो इस अभूतपूर्व पहल के तहत दूसरी ऐसी सुविधा है। और आपको बता दूं कि देश के पहले उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन 19 दिसंबर 2024 को कलकत्ता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया है। यानी कि कलकत्ता का जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह पहला नंबर में आता है, और चेन्नई का जो हवाई अड्डा है वो दूसरे नंबर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया था? तो कौन से राज्य में लिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन डी। तो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हरसिल में एक ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद विंटर टूरिज्म कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उन्होंने मुखवा में माँ गंगा के शीतकालीन धाम में पूजा अर्चना किया और दर्शन भी किया था। इस वर्ष उत्तराखंड सरकार ने विंटर टूरिज्म कार्यक्रम की पहल रखी है। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी, जो कि इस विंटर टूरिज्म में भी उपस्थित थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीएम मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो यहाँ पर देख सकते हैं सम्मानित किया जा रहा है। तो कौन सा देश यहाँ पर सम्मानित कर रहा है, वो भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से? तो इसका जवाब हो जाएगा मॉरिशस। ऑप्शन डी मॉरिशस। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय प्रधानमंत्री, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। वह इस सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। उन्हें मॉरिशस की राजकीय यात्रा के दौरान जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। तो इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यह व्यक्ति कौन है जिन्होंने कार्यभार संभाला है? तो इस व्यक्ति का नाम है अतुल कुमार गोयल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि अतुल कुमार गोयल ने भारतीय बैंक संघ IBA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। वह एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट है।
और उन्होंने पीएनबी, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक, अब इंडियन बैंक सहित कई प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नेतृत्व की भूमिकाएं निभाई है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में सज्जनगढ़ अभयारण्य जो कि चर्चा में रहा है यह किस राज्य में स्थित है। तो सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में जो सज्जनगढ़ अभयारण्य है वो क्यों चर्चा में रहा था। तो आपको बता दूं कि सज्जनगढ़ अभयारण्य में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में आग लग गया था जो कि एक जंगल है। यह राजस्थान के उदयपुर शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है और शहर पूछा जाता है तो उदयपुर शहर में स्थित है। यह अरावली पर्वत के श्रृंखला में बसा है जो कि लगभग 5.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अभयारण्य सज्जनगढ़ किले के आसपास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद किस संगीत शैली से संबंधित है। तो गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद किस संगीत शैली से संबंधित है, तो यही व्यक्ति है जिनका नाम है गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद। तो यह कर्नाटक संगीत से संबंधित है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय भक्ति गायक और संगीतकार गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है। वो 76 वर्ष के थे और उनका निधन हो गया है। तो वह 76 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। जो कि बालकृष्ण प्रसाद कर्नाटक और भक्ति संगीत की दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो वह कर्नाटक और भक्ति संगीत की दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 1978 से लेकर 2006 तक तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अस्थाना विद्वान दरबारी संगीतकार के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में भारत ने T-72 युद्धक टैंकों के इंजन के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो कौन से देश के साथ समझौता किया है, तो वह रूस के साथ समझौता किया है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने रूस की सार्वजनिक कंपनी जो कि रोसोबोरोन एक्सपोर्ट है उसके साथ 24 करोड़ 80 लाख डॉलर का बड़ा समझौता किया है। तो इस अनुबंध के तहत यानी कि इस समझौता के तहत भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर के पूरी तरह से तैयार और अर्ध तैयार इंजन खरीदे जाएंगे। और इस सौदे के जरिए भारत को न केवल आधुनिक इंजन मिलेंगे बल्कि प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी किया जाएगा जिससे कि मेक इन इंडिया पहल को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि CCRH ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो किसके साथ समझौता किया है, तो इसका जवाब हो जाएगा एडमास विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नई दिल्ली में स्थित जो कि केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद है जिसको CCRH के नाम से जानते हैं, वह कलकत्ता में स्थित जो कि एडमास विश्वविद्यालय है उसके साथ समझौता किया है। इस समझौते पर हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जो कि सर ग्रेगरी पोल विंटर और डॉक्टर समित रे चांसलर एडमास विश्वविद्यालय कोलकाता की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किस भाई साहब को नियुक्त किया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी। तो यही भाई साहब हैं जिनका नाम ज्ञानेश कुमार जी है और ये भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो देख सकते हैं कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जिसको CEC के नाम से भी जानते हैं के रूप में ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति की गई है। आपको बता दूं कि ज्ञानेश कुमार से पहले राजीव कुमार चुनाव आयुक्त थे लेकिन अभी फिलहाल ज्ञानेश कुमार जी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमेडो का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। तो कहां पर आयोजन किया जा रहा है 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमेडो का, तो इसका जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया में आयोजन किया जा रहा है, ऑप्शन ए। और आपको बता दूं कि इसके अलावा 36 देश इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं जिसमें भारत भी शामिल हो रहा है। तो देख सकते हैं कि इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा आयोजित 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमेडो जिसको MNEK के नाम से भी जानते हैं 2025 का आयोजन 16 फरवरी से इंडोनेशिया के बाली में शुरू हुआ है।
तो इंडोनेशिया देश के बाली में शुरू हुआ है, जो 22 फरवरी तक जारी रहेगा। इस एक्सरसाइज में USA, रूस, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर सहित 39 देश शामिल हैं, जिसमें 34 विदेशी युद्धपोत हैं और 18 इंडोनेशियाई नौसेना युद्धपोत भाग ले रहे हैं। इस वर्ष का जो अभ्यास है उसका उद्देश्य यह है कि शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी करना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा 1 लाख युवाओं को, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत सरकार ने इंटेल इंडिया के सहयोग से AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य यह है कि 2025 तक 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको AI के नाम से भी जानते हैं, और उद्यमशीलता कौशल में प्रशिक्षित करना है। यह कार्यक्रम उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल विकास को बढ़ाने और देश भर में युवा नवप्रवर्तकों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो किस देश का था, तो इसका जवाब हो जाएगा वह फिलीपींस का था, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीर में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा, तो यही है तिरुवल्लुवर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 17 फरवरी 2025 को फिलीपींस के सेबू शहर के गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस समारोह का आयोजन राजनयिक संस्थान की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया था, और इस समारोह में भारतीय राजदूत, जिसका नाम हर्ष कुमार जैन है, उसने भी हिस्सा लिया था। इस समारोह में भारत और फिलीपींस के सांस्कृतिक दलों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि खान मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक CCA कार्यालय द्वारा हाल ही में आयोजित वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था ई-बिल की कार्यक्षमता और लाभों की जानकारी देना, ऑप्शन बी। तो देख सकते हैं कि खान मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक CCA कार्यालय ने हाल ही में CCA की अध्यक्षता में एक वर्कशॉप आयोजित की, और इसका उद्देश्य था ई-बिल प्रणाली की कार्यक्षमता और लाभों पर जानकारी देना। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म बिलिंग प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और कुशल बनाने में मदद करता है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य हितधारकों को ई-बिलिंग के व्यवहारिक लाभों से अवगत कराना था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।